Dear students, respected teachers and honorable parents, we are learning biology class 9. It is chapter 4. The chapter name is cell biology. And today's topic is passage of molecules into and out of the cell. And I am Dr. Muhammad Nasir Kiani and it is YouTube channel तालीम मंजिल। मोहतरम असातिज़ा, काबिल एहतराम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम बायोलॉजी जमात नहम के बाब 4 जिसका नाम सेल बायोलॉजी है उसका मुतालिया कर रहे हैं और आज का मौजू है पैसेज ऑफ मालिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल में से मालिक्यूल्स कैसे सेल के अंदर आते हैं और कैसे सेल से बाहर जाते हैं। यह है आज का मौजू। आइए आगाज़ करते हैं। अ सेल इज़ अ लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमें मालूम है कि सेल एक ज़िंदा चीज़ है। सेल एक बुनियाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट मटीरियल्स। ये न्यूट्रिएंट्स लेता है, ग़िज़ा लेता है, ग़िज़ा के जो अहम अज्जा हैं वो हासिल करता है और इसके अंदर जो बेकार मादे बनते हैं उनको ये बाहर खारिज भी करता है। यानी जो इसे ज़रूरत की ग़िज़ा होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपने अंदर ये जज़ब करता है, अपने अंदर आने देता है और जो बेकार मादे होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, वो ये जिस्म से अपनी बॉडी से बाहर खारिज करता है। तो हर सेल में न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं और वेस्ट मटेरियल्स बाहर जा रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस मालिक्यूल के अंदर आने और बाहर जाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। ऑल मटेरियल्स कमिंग इन और गोइंग आउट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स। जो भी मटेरियल अंदर आ रहे हैं, सेल के अंदर आते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं, लाजमन वो सेल मेम्ब्रेन से ही गुज़रते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन से लाजमन गुज़र कर अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक ग़िलाफ होता है जो सेल को तमाम अतराफ से घेरे हुए होता है। तो कोई चीज़ जा ही नहीं सकती अंदर और कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक सेल मेम्ब्रेन से ना गुजरे। तो सेल मेम्ब्रेन से गुजरना लाजिम है। सेल मेम्ब्रेन से गुजरे बगैर कोई भी चीज़ ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर टू मोस्ट ऑफ द मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिश करती है कि चीज़ें अंदर से बाहर न जाएं और ना ही बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सके। तो ये रुकावट डालती है, बैरियर का काम करती है। इट अलोज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट डज नॉट अलो सम अदर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। कुछ मॉलिक्यूल्स को तो वो परमिट करती है, इजाज़त देती है कि उसके अंदर आएँ या अंदर से बाहर चले जाएं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल को ये परमिट नहीं करती, ये अलो नहीं करती। वो मॉलिक्यूल्स इसमें से नहीं गुज़र सकते। बहुत सी वजूहात होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में से तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स ना तो अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, बल्कि ये सिलेक्टिव है। कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलो करती है बाहर जाने के लिए और कुछ को अलो नहीं करती। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर आने देती है और कुछ को ये परमिट नहीं करती। इसीलिए हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो हर चीज़ को अलो करती है, हर चीज़ उसमें से गुजर जाती है। और नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें से कोई चीज़ भी नहीं गुजर सकती। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जिसमें से कुछ चीज़ें तो गुजर जाती है और कुछ चीज़ें नहीं गुजर सकती। तो ये सेमी परमिएबल होती है। रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, क्या इसके काम हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम करती है। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड बाय एक्सचेंजिंग मटेरियल्स विद द सेल्स एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सेल मेम्ब्रेन दूसरा काम ये करती है कि ये एनवायरनमेंट के साथ
सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो माहौल होता है उसमें इक्विलिब्रियम, एक तवाज़न कायम करती है। अगर सेल के अंदर कुछ मटेरियल की ज़्यादती हो जाएगी तो ये अलो करेगी और चीज़ें इसमें से बाहर निकल जाएंगी, और अगर एनवायरनमेंट में कुछ मटेरियल ज़्यादा हो जाएंगे और सेल के अंदर कम है तो वो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह सेल में इक्विलिब्रियम, तवाज़न कायम रखने में ये सेल मेम्ब्रेन बहुत बुनियादी और अहम किरदार अदा करती है। सेल मेम्ब्रेन डज इट्स जॉब्स थ्रू द फेनामेना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस किस अमल के ज़रिए, किन किन तरीक़ों से वो ये काम करती है, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला है डिफ्यूजन। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल आगे चल के बात करेंगे। तो पहला तरीका डिफ्यूजन का है, और एक डिफ्यूजन होती है जिसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, और फिर ऑस्मोसिस एक अमल है जिसके ज़रिए ये सेल मेम्ब्रेन अपना काम करती है, और एक है फिल्ट्रेशन, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर एक्सोसाइटोसिस, और फिर एंडोसाइटोसिस। तो ये अमल हैं, ये काम हैं, ये तरीके हैं जिनसे सेल मेम्ब्रेन अपना काम करती है। इनके बारे में हम इन डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज़ अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन वो अमल है जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन से, जहाँ उनकी मिकदार, जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ से वो मूव करते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ उनकी मिकदार कम होती है। ज़्यादा मिकदार वाली जगह से ये मॉलिक्यूल्स आज खुद ऐसी जगह की तरफ मूव करते हैं जहाँ उनकी जो क्वांटिटी है, जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये बॉटल के अंदर लिक्विड है, ये वेपोराइज हो रहा है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस तरफ हवा में जा रहे हैं जहाँ उनकी मिकदार कम है। इसी तरह अगर घर में हम कोई खुशबू की, इतर की कोई बॉटल खोलें या अगरबत्ती जलाएं तो उसका धुआं हम देखते हैं कि पूरे कमरे में फैल जाता है, क्योंकि अगरबत्ती के करीब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, हवा में उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जहाँ हैं वहाँ से ये मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद कम की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये अमल डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ उनकी मिकदार ज़्यादा है वहाँ से मॉलिक्यूल्स उस जगह की तरफ मूव करते हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। नंबर 1 पैसिव डिफ्यूजन एंड नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी पैसिव डिफ्यूजन की ही एक किस्म होती है। फैसिलिटेट का मतलब है सहूलत फराहम करना। ये एक ऐसी डिफ्यूजन होती है, ऐसा नफूज होता है जिसमें एक सहूलतकार साथ शामिल होता है। हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। उस थ्योरी के मुताबिक द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड और गैस are in continuous motion when that substance is above 0 degree Kelvin, that is minus 273 degree centigrade। मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक चाहे कोई चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत करते रहते हैं जब तक कि उसका टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। और ये माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसे 0 डिग्री केल्विन कहते हैं, और ये आइडियल टेम्परेचर है, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो चीज़ जो है उसके जो मैस है वो ज़ीरो हो जाएगी और मॉलिक्यूल जो है उनकी हरकत ख़त्म हो जाएगी और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ है जिसका टेम्परेचर कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, उसके मॉलिक्यूल हर वक्त मूव करते रहते हैं, चाहे वो चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड में मूवमेंट कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स में
जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। द मेजॉरिटी ऑफ द मालिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन टिल अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो मालिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं और मूव करते हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन से, जहां उनकी तादाद ज़्यादा है वहां से कम की तरफ वो मूव करते रहते हैं, और ये हर वक्त ये अमल होता रहता है। तो डिफ्यूजन जो है एक ऐसा अमल है जो कंटिन्यूस होता रहता है, हर वक्त होता रहता है। Diffusion is one principal method of movement of substances within cells as well as across cell membrane। तो डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा उसूल है जिसके तहत जो सब्सटेंसेस हैं, मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं, वो सेल के अंदर भी मूव करते रहते हैं और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस भी करते हैं इस मूवमेंट की वजह से। जैसे हम देख रहे हैं कि मालिक्यूल्स बहुत सारे हैं जो सेल के अंदर भी मूव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सेल से बाहर भी जा रहे हैं मेम्ब्रेन से गुजरकर, और कुछ बाहर से जो मालिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल के अंदर भी आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एटसेट्रा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इसी तरह ग्लूकोज जो है वो अंदर आता है और अगर ज़्यादा मिकदार हो जाए तो बाहर चला जाता है। तो इनकी जो मूवमेंट है वो बाय डिफ्यूजन हर वक्त होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज और इस तरह के दूसरे मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर भी मूव करते रहते हैं और सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस भी करते हैं। A diffusion in which no energy is expended is called passive diffusion। ऐसी डिफ्यूजन जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के मालिक्यूल्स मूव करते हैं, डिफ्यूजन होती है, इसे पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। A cell does not expend energy when molecules diffuse across its membrane diffusion, so it is a type of passive diffusion or passive transport। सेल जो है वो कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, कोई एनर्जी खर्च नहीं करता डिफ्यूजन के ज़रिए, इसलिए ये जो टाइप है डिफ्यूजन की इसे हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी इसमें कोई एनर्जी ना तो यूज़ होती है, ना इस्तेमाल होती है, ना खर्च होती है। जैसे इसकी एग्जांपल है गैस एक्सचेंज इन द गिल्स एंड लंग्स अक्रॉस। गैस एक्सचेंज इन द गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। जो मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं उनसे, या हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होती है वो पैसिव डिफ्यूजन है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमेन इनटू द blood capillaries of villi is also an example of passive diffusion। ये जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं इनकी जो हरकत होती है छोटी आंत के अंदर से कैपिलरीज में जब जा रही होती है, ये ग्लूकोज के मालिक्यूल जाते हैं, तो ये भी पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें भी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो सतह है, अंदर का जो खला है, उससे जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए ही होता है और ये पैसिव डिफ्यूजन है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? फैसिलिटेशन का मतलब होता है सहूलत फराहम करना। मैनी मालिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। अक्सर जो सेल होते हैं, बहुत सारे मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें से कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है या जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस साइज़ या चार्ज की वजह से वो ख़ुद से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे हम ये देखते हैं, ये एक मालिक्यूल है, ये ख़ुद से सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन
इसको ले लेती है और वो प्रोटीन जो है वो साथ बाहर जाती है, जिसकी वजह से वो जो खुद से वो नहीं जा सकता था, ये फैसिलिटेट किया है, इसने सहूलत दी है, सहूलतकार है ये उसकी मदद कर रही है, जिसके ज़रिए ये जो चीज़ जो क्रॉस नहीं कर सकती थी वो क्रॉस कर गई। तो मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। Such molecules are taken into or out of the cell with the help of transport protein present in cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन में एक प्रेजेंट है एक प्रोटीन। ये मॉलिक्यूल जब उस प्रोटीन के साथ यहाँ पे आता है तो प्रोटीन उसको अपने साथ बाहर लेके चली जाती है। इसी तरह बाहर से आने वाला कोई मटेरियल जो एज खुद अंदर नहीं जा सकता, उसको ये प्रोटीन जो है वो मदद करती है और इस तरह सेल को उस मटेरियल को अंदर ले जाती है। तो ये वो सहूलत फराहम करती है, मदद करती है, इसलिए इस तरह की डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प्स टू मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये एक ऐसी डिफ्यूजन है जो फैसिलिटेटेड कहलाती है, सहूलत वाली डिफ्यूजन कहलाती है। इसमें जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन है वो उस मॉलिक्यूल की मदद करती है जो एज खुद ना तो सेल से अंदर आ सकता है और ना सेल से बाहर जा सकता है। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। सिर्फ जो डिफ्यूजन होता है उसका रेट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मुकाबले में कम होता है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करती है, वो ज़्यादा तेज़ी से होती है और उसका रेट शरह जो है वो ज़्यादा होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिकॉज देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसलिए ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन अपना काम करती है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यानी अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, यानी पानी की मिकदार कम है, और दूसरी साइड पे पानी है, या ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, वो डिल्यूट है, तो पानी के मॉलिक्यूल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद दूसरी तरफ जहाँ कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा है उसमें चले जाएंगे। तो ऑस्मोसिस स्पेशलाइज्ड मूवमेंट है किसकी? पानी के मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की। डिफ्यूजन में तो हर किस्म के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। और ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक के दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो जाए। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, दोनों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स की मिकदार बराबर हो जाती है, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो ऑस्मोसिस का अमल रुक जाता है। The cell maintains the water balance by means of osmosis। सेल जो है वो अपना वाटर बैलेंस, अपने पानी का तवाज़न ऑस्मोसिस के ज़रिए कायम रखता है। Some cells maintain their volume by keeping the rate of water molecules entering the cell equal to the rate of the molecules going out by means of osmosis। तो कुछ सेल जो हैं वो अपने वॉल्यूम को कायम रखते हैं, अपने हजम को, अपनी जिसामत को कायम रखते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स का जो रेट है उसे कंट्रोल करके। अगर उनके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो
बाहर पानी को खारिज कर देते हैं, और अगर पानी की मिकदार कम हो तो बाहर एनवायरनमेंट से पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह ये अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। सम सेल्स स्क्वीज इन साइज बाय लूजिंग मोर वाटर मॉलिक्यूल्स देन गेनिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ जो हैं वो सेल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पानी को खारिज करने के बाद, लूज़ करने के बाद उनका जो साइज़ है स्क्वीज़ हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और कुछ सेल ऐसे हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को लेकर एक्सपेंड कर जाते हैं। सम सेल एक्सपेंड इन साइज बाय गेनिंग मोर वाटर मॉलिक्यूल्स देन लूजिंग देम। सेल एक्सपेंड, ये जो सेल हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है। सम सेल्स एक्सपेंड इन साइज बाय गेनिंग मोर वाटर मॉलिक्यूल्स देन लूजिंग देम, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गेन ज़्यादा करते हैं और लूज कम करते हैं, जिससे क्या होता है, इनके जो साइज है वो एक्सपेंड कर जाता है। ये एक हमारे पास सेल है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ रहे हैं और इस तरह इसका साइज बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करके वो अपना साइज सेल इंक्रीज कर लेते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। द प्लांट सेल अब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड। ये जो प्लांट सेल होते हैं ये जब पानी अब्जॉर्ब करते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं, ये अकड़ जाते हैं। इसी वजह से तने, शाखें, पत्ते जो हैं वो अकड़े हुए होते हैं, वो सीधे होते हैं और उनके अंदर एक सख्ती आ जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन वाटर विद इन द लिमिट्स। तो गार्ड सेल होते हैं, जो सेल हमें पता है कि पत्तों में स्टोमेटा होते हैं, उनके पत्तों में 7 खास किस्म के गार्ड सेल होते हैं। ये खुलते और फैलते हैं, खुलते और सिकुड़ते हैं। इससे ये पानी को जो है अंदर आने देते हैं, और सिकुड़ जाते हैं तो पानी को अंदर भी नहीं आने देते, और जो अंदर पानी है उसे बाहर खारिज भी नहीं होने देते। तो गार्ड सेल जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? Filtration is a process by which small molecules are forced to move across the semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic. Hydrostatic means water. Hydrostatic pressure or blood pressure. Filtration एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल जो है उनको उन पर फोर्स लगा के, उनके ऊपर कुव्वत लगा के उनको किसी मेम्ब्रेन से पास किया जाता है। और ये जो प्रेशर डाला जाता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है, यानी पानी का प्रेशर भी हो सकता है, और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो अंडर द फोर्स, अंडर द प्रेशर, द मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें मोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो नहीं गुजर सकते, और जो बारीक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गुजर जाते हैं। Some materials filter out or filter into the cell to keep its life process. कुछ मटेरियल जो है वो फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं, और कुछ जो है वो फिल्टर होके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह सेल जो है उसकी ज़िंदगी का अमल है वो जारी रहता है। The nephrons filter out waste materials from the blood. This filtrate is collected by the Bowman capsule. हमें पता है कि गुर्दे के अंदर जो सेल होते हैं वो नेफ्रॉन कहलाते हैं, और नेफ्रॉन में एक ख़ास जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें कैपिलरीज के ज़रिए हम देखते हैं, ये कैपिलरीज के ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेस्ट मटेरियल, वो फिल्टर होते हैं, और ये बोमैन कैप्सूल है, इसके अंदर ये जमा हो जाते हैं। तो ये एक फिल्ट्रेशन का अमल होता है जिसके ज़रिए गुर्दे
खून को साफ करते हैं और उसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग करते हैं। In the body of an animal, blood pressure forces water and dissolved molecules to move through the semi-permeable membranes by the capillary wall cells. In the body of an animal, किसी भी जानवर के जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो फोर्स करता है कि वो पानी और दूसरे जो डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस सेल के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर फिल्टर आउट हो जाए। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अहम है। इस प्रेशर के अंदर वो जो पानी, फालतू पानी है और जो मटेरियल्स हैं वो जिस्म से और सेल की बॉडी से खारिज होते हैं। इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन पोर्स। फिल्ट्रेशन में जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, जो वहाँ से वो नहीं गुजर सकते। तो प्रोटीन जो है वो खारिज नहीं होती, प्रोटीन जो है वो सेलों से सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती, इसलिए वो प्रोटीन सेल के अंदर ही रहती है। अब तक हमने एक पढ़ा डिफ्यूजन, फिर हमने ऑस्मोसिस की बात की और फिर अब हम थर्ड टॉपिक जो है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखिए पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से चीज़ कम कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से उस तरफ वो मूव करते हैं जहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। और डिफ्यूजन में सिंपल जो है वो किसी भी चीज़ के मटेरियल हैं वो मूव करते हैं और इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, ना डिफ्यूजन में ना ऑस्मोसिस में। अब जो थर्ड टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं और वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें देखें तो चीज़ जो है वो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ जा रही है, यानी पहले ही वहाँ चीज़ ज़्यादा है, जो चीज़ उधर मूव कर रही है वहाँ ऑलरेडी उसकी मिकदार ज़्यादा है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, ज़्यादा से कम के बजाय कम से ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो मूवमेंट होती है इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कम मिकदार से कम से ज़्यादा की तरफ जब जाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम अगर फर्श पे खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं और हमें छत पे जाना है तो हमें कम से कम पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ जा रहे होते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी इन्हें एटीपी की शक्ल में मिलती है। अब एटीपी क्या होता है? ये एनर्जी की एक करेंसी होती है, एक एनर्जी का एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ से एनर्जी जो है वो ये लेते हैं। इसकी बात हम आगे चलकर इन डिटेल करेंगे। कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो कैरियर प्रोटीन है वो प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है और इसमें मदद करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को वो उन सेलों को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो ये मूवमेंट कर सकें। तो कैरियर प्रोटीन उसे कहते हैं, जो मदद करती है, जो सहूलत फराहम करती है, जो उन मटीरियल्स को उठाकर लेके जाती है। तो कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
तो ये प्रोटीन सहूलतकार है, प्रोटीन मदद करती है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द nerve cells have carrier proteins in the form of a sodium potassium pump। जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, एनर्जी कैरियर प्रोटीन होती है, और किस शक्ल में होती है? सोडियम पोटाशियम की शक्ल में, और ये सोडियम पोटाशियम पंप का काम करती है। गोया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक पंप के तौर पे काम करती है, और इस तरह इन मॉलिक्यूल्स की, इन मटेरियल्स की हरकत को आसान बनाती है। इन अ रेस्टिंग नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, यानी रेस्टिंग पोजीशन में जब नर्व सेल होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन कब होती है? जब वो इम्पल्सिस को कंडक्ट नहीं कर रहे होते, उस वक्त ये पंप काम करता है। उस वक्त ये पंप जो है एनर्जी हासिल करता है, इसके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को स्पेंड करता है और फिर इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इन अ रेस्टिंग नर्व सेल दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल। ये जो रेस्टिंग पोजीशन में ये जो पंप होता है, जो हमने जिसे कहा है सोडियम पोटेशियम पंप, ये पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है? उसमें इजाफा करता है, और सोडियम की कंसंट्रेशन को, जो इनसाइड द सेल होता है, नर्व सेल होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कम करता है। पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको ज़्यादा करता है, और सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करता है। यानी यहाँ से ये पोटेशियम के जो आयन्स हैं वो इसके अंदर जा रहे होते हैं, और सोडियम की जो है वो इसको वो कम कर लेता है रेस्टिंग पोजीशन में, यानी जब इम्पल्सिस मूव नहीं कर रहे होते, जब सब सेल जो है नर्व सेल कोई काम नहीं कर रहे होते। The pump actively moves sodium ions to the outside of the cell where they are already in higher concentration। तो ये सोडियम के जो आयन हैं उनको ये क्या करता है? पंप बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है, इससे जहाँ हालांकि वो पहले ही सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये कम से ज़्यादा की तरफ पुश करता है। The pump moves potassium ion from outside to inside of the cell where they are in higher concentration। तो ये पंप जो है वो पोटेशियम के जो आयन होते हैं उनको, पोटेशियम के आयन को ये अंदर लेके आता है, हालांकि वहाँ पर पहले ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, और सोडियम जो है उसको बाहर पंप आउट करता है, हालांकि बाहर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करता है, और इसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, सोडियम जो है और पोटेशियम का। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर आना, इन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर मटेरियल अंदर आ रहे हैं, और ये जब सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के जो पीसेस हैं वो भी साथ ले आते हैं। तो ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, बल्की मॉलिक्यूल जो हैं वो जब इसके अंदर आते हैं, इंजेक्शन होती है इनकी, तो इस अमल को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इट हैज़ टू फॉर्म्स, इसके दो जो हैं वो सूरतें हैं। नंबर 1 फैगोसाइटोसिस एंड नंबर 2 पिनोसाइटोसिस। तो दो किस्म के ये जो है एंडोसाइटोसिस के आगे दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इनके बारे में हम बात करते हैं, ये क्या होती हैं। तो फैगोसाइटोसिस इट इज़ सेलुलर ईटिंग, ये ईटिंग है, यानी सेल जो है खाता है, और ज़ाहिर है खाई जो चीज़ जाती है वो ठोस चीज़ खाई जाती है। इन
फैगोसाइटोसिस द सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल, तो सेल जो है वो सॉलिड मटेरियल अंदर लेता है, ये ईटिंग का प्रोसेस है। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस, ये क्या है, फैगोसाइटोसिस खाने का अमल है और पिनोसाइटोसिस पीने का अमल है। इट इज सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी इसमें जो लिक्विड है वो सेल जो है उनको पीता है। इन पिनोसाइटोसिस द सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स जो है उसकी शक्ल में ये सेल लिक्विड को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। एक है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जो बल्की मटेरियल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, सेल में से खारिज होते हैं। ये हम देखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, जिसमें बल्की मटेरियल जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बाहर खारिज किए जाते हैं। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लास्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में क्या हुआ कि यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन का जो टुकड़ा है वो भी उसके साथ चला गया, तो इससे इसकी ये जो सेल की ये जो मेम्ब्रेन टूटी है उसको वो रिपेयर होती है। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लास्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस के जरिए ये जो चीज़ जो है लूज हुई थी, जो टूटी थी, इस अमल के जरिए वो दोबारा बन जाती है, यानी ये दोबारा से ये चीज़ जो है रिपेयर हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लास्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दौरान जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ से फ्रैक्चर हुई थी, जो टूटी थी, इस एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये जगह जो है रिपेयर हो जाती हैं, ये जगह बन जाती हैं। तो ये था आज का सबक जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ये तजर्बा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर असबाग जो हैं आपके सामने रख सकें। आपका बहुत शुक्रिया। ये YouTube चैनल तालीम मंजिल है और इसका मकसद तालीम व तरबियत है। इस्लाम और इस्लामियात का मजमून इसमें होता है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, सिटीज़नशिप है, पाकिस्तान स्टडीज़ हैं और इस तरह के दीगर सब्जेक्ट जो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं। और इसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि ये असबाग जो हैं मौसर तरीके से स्टूडेंट के सामने पेश किए जा सकें ताकि वालिदैन अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकें, असातिज़ा रहनुमाई कर सकें, इनको क्लासरूम में यूज़ किया जा सके और तालिब इल्म अपने तौर पर घर में अपने असबाग को, अपने जो लर्निंग है उसको बेहतर कर सकें। ये बहुत मेहनत तलब काम है और ये आपका अपना चैनल है, बिल्कुल फ्री है। ये आप इन असबाग से फ़ायदा उठाइए, इनको बेहतर बनाने में मदद कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और इसके जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।